हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। तो दोस्तों, आज हम बीएड द्वितीय वर्ष इतिहास शिक्षण के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 36। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पेपर शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ और फोर्थ पेपर जनसंख्या शिक्षा एवं पर्यावरण शिक्षा का यूपीएच पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो दोस्तों, इसके अलावा आपका इतिहास शिक्षण और भूगोल शिक्षण का भी यूपीएच पढ़ाया जा रहा है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से भी ये सारे लिंक अवेलेबल है, तो आपको जहाँ भी स्टडी करनी हो वहाँ से भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इतिहास शिक्षक के गुण या इतिहास शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए। ये आपके सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी 2019 और 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके अलावा कल हमने देखा था इतिहास शिक्षक के गुण, जिसमें हमने देखा था इतिहास शिक्षक के सामान्य गुण। तो सामान्य गुण में हमने देखा था उसका पहला गुण था उत्तम स्वास्थ्य, और दूसरा गुण था उसका संवेगात्मक संतुलन, नंबर तीसरा गुण था सामाजिक गुण, और नंबर चौथे पर था नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए एक शिक्षक के अंदर, और पांचवें पर था उच्च चरित्र एवं दृढ़ संकल्प, और छठे पे था विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति एवं स्नेह। ये 6 सामान्य गुण हमने देखे थे। आज हम देख रहे हैं इतिहास शिक्षक के विषयगत गुण। तो दोस्तों, यहाँ पर इतिहास शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं पूछे या गुण पूछे तो आपको यही इसके जो भी पॉइंट रहेंगे उसको आपको लर्न करना रहेगा। बस आप अगर पॉइंट याद रखेंगे तो डिस्कस हम कर ही रहे हैं। अगर ये डिस्कस एक बार हमारे साथ आपका हो जा रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो वो सारे गुण आपके अंदर भी हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इसमें इतिहास शिक्षक के विषयगत गुण। यहाँ पर हम देखें, इतिहास शिक्षक में जिन विषयगत गुणों की अपेक्षा की जाती है उन्हें निम्नांकित वर्गों में विभक्त कर अध्ययन किया जा सकता है। तो दोस्तों, यही पॉइंट हमें देखना रहेगा। यहाँ पर नंबर 1 पर है शैक्षिक योग्यता। इतिहास शिक्षक का कार्य उचित शैक्षिक योग्यता रखने वाले अध्यापकों को ही दिया जाना चाहिए, जिन्होंने इतिहास विषय लेकर निर्धारित न्यूनतम परीक्षा उत्तीर्ण की हो। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए शिक्षक को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इतिहास विषय लेकर क्रमशः उच्च माध्यमिक, स्नातक तथा अधि स्नातक परीक्षा अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण होनी चाहिए। इतिहास शिक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संबंधी नियम का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि विषयगत तथा विद्यार्थियों के प्रति उचित न्याय किया जा सके और विषय को रोचक एवं ज्ञानोपयोगी बनाया जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि जो इसमें पहला गुण है वो हमने देखा कि शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। पहला क्या है, विषयगत गुण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे वो सामान्य गुण के अंतर्गत पढ़ा था, जिसमें हमने उत्तम स्वास्थ्य और संवेगात्मक संतुलन, सामाजिक गुण, नेतृत्व की क्षमता, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। तो दोस्तों, इसमें हमें केवल पॉइंट लर्न कर लेना है, बाकी सब हम खुद एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर ही ले रहे हैं। तो दोस्तों, विषयगत गुण की बात, यहाँ पर अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो एक शिक्षक के लिए जो भी मानक होते हैं उस कक्षा के मानक के अकॉर्डिंग उस शिक्षक की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि जब उसके अंदर वो शैक्षिक योग्यता होगी और साथ ही उसने अच्छे श्रेणी से उत्तीर्ण किया है तो कहीं न कहीं उसके अंदर वो योग्यता है, वो क्षमता है, जिससे कि वो अपने छात्रों को सही ढंग से विषय का ज्ञान दे पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, इतिहास शिक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संबंधी नियम और नियम का दृढ़ता से पालन किया जाना चाहिए।
जिससे कि विषय तथा विद्यार्थियों के प्रति उचित न्याय किया जा सके। कहीं ना कहीं विषय के प्रति कहने का क्या तात्पर्य कि जिस तरह से जो भी विषय है उस विषय के बारे में जो शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है क्या उसे सही जानकारी है, और जो भी छात्र उससे शिक्षा ले रहे हैं क्या वो छात्र सही ढंग से अधिगम कर पा रहे हैं। क्योंकि जब एक शिक्षक अपने विषय के बारे में सही और सटीक ज्ञान रखेगा तभी वो अपने छात्रों को सही ढंग से समझा पाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक के लिए तो वो अपने विषय का ज्ञान रखने के साथ साथ अपने छात्रों के साथ भी वो न्याय कर पाएगा और साथ ही वो विषय को रोचक एवं ज्ञानोपयोगी बना पाएगा। क्योंकि जब वो अपने विषय के बारे में ज्ञान रखेगा तो वो अपने छात्रों को समझाने के लिए अलग अलग कौशलों का प्रयोग, अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग और जो भी शिक्षण सामग्री प्रयोग की जाती है उस विषय में वो उसे सही और सटीक तरीके से प्रयोग कर पाएगा और उस तरह से वो अपने समय की भी बचत कर पाएगा और छात्रों का सही ढंग से प्रभावशाली तरीके से अधिगम भी कर पाएगा। क्लियर? तो दोस्तों ये हमें पहले पॉइंट में यानी कि आपका जो पहला पॉइंट इसमें शैक्षिक योग्यता, इस पॉइंट में हमें बस इतना ही लिखना है। और मुझे लगता है कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं इससे अब हमें लर्न करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, बस केवल पॉइंट लर्न कर लेना है। ये सारी चीज़ें अपने आप हम एक्सप्लेन कर ले जाएंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम ग्रेजुएशन में भी, ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार शिक्षा ले रहे हैं, अब हम एक अध्यापक बनने जा रहे हैं। हमारा जो मानसिक विकास है वो इस तरह से डेवलप हो चुका है कि हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब पहला पॉइंट क्लियर है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रशिक्षण योग्यता। तो दोस्तों यहाँ पर विषयगत गुण में दूसरा पॉइंट है कि प्रशिक्षण योग्यता, योग्यता की भांति विद्यालय के विभिन्न स्तरों के अनुकूल निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता का होना एक शिक्षक के लिए अब आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य समझा जाने लगा है। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रशिक्षण योग्यता की तो ये एक अनिवार्य पॉइंट है एक शिक्षक के लिए जो कि अपने विषय के बारे में ज्ञान रखता हो। विषयगत उसके जो गुण हैं उसके अंतर्गत प्रशिक्षण योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण गुण माना जाता है क्योंकि जब एक शिक्षक प्रशिक्षित होगा तभी वो अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम करा पाएगा। तो यहाँ पर हम आगे देखें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर HTC, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर B.Ed, BT अथवा LT न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर HTC और B.Ed, BTC और LT ये सब न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यताएं हैं जो निर्धारित की गई हैं। अतः इतिहास शिक्षक को तदनुकूल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। तो दोस्तों एक इतिहास शिक्षक के लिए ये इन सब में से कोई एक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो जाता है। इन्हीं प्रशिक्षण के आधार पर ही वो अपने कक्षा को जो भी जिस तरह का उसका प्रशिक्षण रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ही उसको कक्षा पढ़ाने के लिए मिलती है जिसमें वो अपने स्तर के हिसाब से छात्रों को पढ़ा पाता है। यहाँ पर 2 पॉइंट हो गए प्रशिक्षण योग्यता और पहला पॉइंट क्या था आपका शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता में उसकी जो भी न्यूनतम योग्यता है वो आएगी और प्रशिक्षण योग्यता में उसने प्रशिक्षण लिया है जो भी उसने अलग अलग तरह के प्रशिक्षण होते हैं जिसमें BTC, B.Ed और LT ये सब आते हैं। तो उसमें उसने जिस भी तरह का प्रशिक्षण लिया उसी के स्तर के हिसाब से उसे कक्षा मिलेगी पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए, यहाँ पर प्रशिक्षण योग्यता और शैक्षिक योग्यता, ये विषयगत 2 गुण हो गए। अब हम तीसरे गुण की तरफ चलते हैं। तीसरा गुण कह रहा है पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों में रुचि। पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों में रुचि। एक प्रशिक्षित अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह इतिहास की नवीन विकसित विधियों के अनुसरण द्वारा विद्यार्थियों को सक्रियता के माध्यम से विषयगत ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दे। तो दोस्तों अगर हम बात करें एक प्रशिक्षित शिक्षक की तो कहीं ना कहीं वो शिक्षण में अपने नवीनता लाने का प्रयास करता है क्योंकि
वो प्रशिक्षण के माध्यम से यही सीखा है कि उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने छात्रों का अधिगम कैसे कराना है। तो हमेशा वो शिक्षण में नवीनता लाने का प्रयत्न करता ही रहता है। और कहीं ना कहीं विद्यालय के माध्यम से भी ऐसे आयोजन किए जाते हैं जिसके माध्यम से शिक्षण, प्रशिक्षण और शिक्षण नवाचार जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें शिक्षक को सीखने का मौका मिलता है कि वो अपने छात्रों को किस तरह से शिक्षण प्रदान करे, कि वो अपने छात्रों को वैज्ञानिकता से जोड़ सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें विचार विमर्श, वाद विवाद, परिचर्चा और पैनल चर्चा, जयंती समारोह, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्व, भ्रमण, चलचित्र प्रदर्शन, आयोजन, मानचित्र, समय रेखा, मॉडल, युद्ध योजना आदि के निर्माण एवं मौलिक स्रोत संदर्भों के अध्ययन द्वारा इतिहास के विद्यार्थियों को सक्रियता द्वारा ज्ञानार्जन के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विभिन्न आयोजनों के माध्यम से, जिसमें भ्रमण भी है और चलचित्र प्रदर्शन है और मानचित्र है, समय रेखा है, मॉडल है, युद्ध योजना है, तो ये अलग अलग शिक्षण सामग्री कह सकते हैं हम। और साथ ही जो नवीन शिक्षण तकनीकी है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में नवीनता लाता है और साथ ही छात्रों को वैज्ञानिक तरीके से अपने विषय वस्तु को समझाने का प्रयत्न करता है। तो एक तरह से यहाँ पर हम बात करें एक शिक्षक की, तो पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों में रुचि लेनी चाहिए, जिससे कि वो अपने छात्रों को नवीन विधियों के माध्यम से शिक्षण प्रदान कर पाए, जिससे कि उनके जो छात्र हैं वो सही तरीके से अधिगम करेंगे और कहीं ना कहीं वो के अंदर तर्क शक्ति का विकास होगा, उनकी जो बौद्धिक क्षमता होगी वो विकसित होगी और एक तरह से वो मानसिक स्तर पर संतुलित रहेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 4 पॉइंट पर। नंबर 4 पॉइंट है प्रयोग एवं प्रयोजन में रुचि। नंबर 4 पॉइंट है प्रयोग एवं प्रयोजन में रुचि। प्रशिक्षित अध्यापक में नवीन विधियों एवं प्रविधियों के प्रयोग, विषयगत समस्याओं के समाधान हेतु क्रियात्मक अनुसंधान और प्रायोगिक प्रयोजन तथा विकासात्मक प्रयोजन को क्रियान्वित कर प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने में अभिरुचि अवश्य रखनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, एक शिक्षक जब अपने छात्रों को इस अनुसंधान के माध्यम से कह सकते हैं या फिर प्रोजेक्ट के माध्यम से उनके सम्मुख समस्याएं प्रस्तुत करता है, तो एक तरह से उन समस्याओं के समाधान के लिए छात्र रिसर्च के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से, अनुसंधान जिसे हम कहते हैं यहाँ पर एक्शन रिसर्च के माध्यम से अपने समस्याओं का हल ढूंढता है और कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक तरीके से उस समस्या के हल तक पहुंचता है, क्योंकि वहां पर शिक्षक एक निर्देशक का कार्य कर रहा है। शिक्षक के निर्देशन के माध्यम से और कहीं ना कहीं पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी वो अपने अधिगम को प्राप्त करने में सफल हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कार्य किया जा रहा है, ये जो क्रिया की जा रही है, ये कहीं ना कहीं शिक्षक के प्रशिक्षण के माध्यम से की जा रही है। जो शिक्षक प्रशिक्षण ले चुका है वो कहीं ना कहीं इन क्रियाओं को अच्छे ढंग से कराने के लिए प्रशिक्षित है। तो इस तरह से जो शिक्षक है वो प्रयोग एवं प्रयोजन में रुचि ले रहा है, तभी अपने छात्रों को इस तरह के टास्क दे रहा है और उनको वैज्ञानिक तरीके से अधिगम के लिए प्रेरित कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से प्रयोग एवं प्रयोजन में रुचि एक शिक्षक जो कि एक इतिहास का शिक्षक है, वो अपने छात्रों को किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, किस तरह से उनके अंदर तर्क शक्ति का विकास करेगा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रयोग एवं प्रयोजन में रुचि, ये पॉइंट आपका हो चुका है। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 5 पॉइंट। नंबर 5 पॉइंट है व्यावसायिक निष्ठा एवं अभिवृत्ति। प्रत्येक व्यवसाय की सफलता उनके प्रति रखी जाने वाली निष्ठा एवं उसकी निरंतर अभिवृत्ति में निहित होती है। निष्ठावान व्यक्ति ही अपने व्यवसाय के आदर्शों की रक्षा करते हुए उनके उच्च स्तर को बनाए रख सकता है। शिक्षण व्यवसाय में भी शिक्षक को निष्ठावान बनाना है। इतिहास के
शिक्षक में व्यावसायिक निष्ठा की दृष्टि से यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपने विषय में तथा उसके शिक्षण में अभिरुचि रखे तथा अध्यावसाय परिश्रम एवं कुशलता द्वारा अपने व्यावसायिक स्तर को उच्च स्तर तक बनाने का प्रयास करे। तो दोस्तों, एक तरह से शिक्षा जिसमें शिक्षक अक्षर कार्य करता है, जो एक व्यवसाय के रूप में करता है, तो उस व्यवसाय को और भी बेहतर बनाने के लिए, उसको और उच्च स्तर प्रदान करने के लिए वो अपने जो भी कार्य हैं, शिक्षण के कार्य हैं, उसमें किस तरह की कुशलता ला रहा है, किस तरह की तकनीकी का प्रयोग कर रहा है, ये उस शिक्षक की निष्ठा पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो अपने कार्यों को सही ढंग से कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षण व्यवसाय में एक शिक्षक के निष्ठावान बनाना, तो कहीं ना कहीं एक शिक्षक अपने कार्य को लेके कितना दृढ़ संकल्प है, वो कितना डिटरमाइन है, वो अपने कार्य को सही समय पर समाप्त करता है कि नहीं करता, वो अपने कार्यों को किस तरह से अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम कराता है कि नहीं कराता, ये सारे कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक शिक्षक के लिए। और साथ ही शिक्षण में अभिरुचि और अध्यावसाय परिश्रम कुशलता, कहीं ना कहीं दोस्तों अगर एक शिक्षक है वो अपने जो भी पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु को पढ़ाने के लिए शिक्षण योजना तैयार कर रहा है कि नहीं, और साथ ही जो भी शिक्षण में प्रयोग होने वाली शिक्षण सामग्रियां हैं उन सामग्रियों को वो सही ढंग से उपयोग कर रहा है कि नहीं, तो एक तरह से ये सारी उसकी कार्य कुशलता है। और साथ ही वो अपने शिक्षण में कितनी अभिरुचि रख रहा है और उस रुचि के माध्यम से वो अपने जो भी कक्षा है उसको कितना प्रभावशाली बना पा रहा है, उसको किस तरह से अपने शिक्षण के माध्यम से अपने छात्रों को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही अपने व्यावसायिक स्तर को उच्च बनाने का किस तरह से प्रयास कर रहा है। व्यावसायिक स्तर कहने का तात्पर्य है क्योंकि इसने एक प्रोफेशन बना लिया है, शिक्षण कार्य करना उसका एक प्रोफेशन है, तो उस प्रोफेशन में वो कितना ज़्यादा निपुण है, इस बना निष्ठावान है, कितना वो अपने व्यवसाय को लेकर के, जो कि उसका व्यवसाय क्या है, एक शिक्षण कार्य करना, तो वो अपने शिक्षण को किस तरह से उच्च स्तर तक लेके जाना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके अंदर कितनी लगन, कितनी क्षमता है, कितना दृढ़ संकल्प है वो अपने शिक्षण कार्य को लेकर के। ये एक शिक्षक का शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाता है, और साथ ही साथ ये एक शिक्षक का गुण भी है कि वो अपने शिक्षण को किस तरह से अपने व्यवसाय के रूप में विकसित कर रहा है। यहाँ पर हम देखें दोस्तों, नंबर 6 है इतिहास का ज्ञान। विश्व इतिहास का ज्ञान इतिहास शिक्षक के लिए पाठ्यक्रम के प्रस्तुतीकरण हेतु भारतीय इतिहास के साथ विश्व इतिहास के समुचित आधार पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का समन्वय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की दृष्टि से उनका महत्व निर्धारित करने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों, एक तरह से हम बात करें विश्व इतिहास के ज्ञान की, तो एक शिक्षक अपने छात्रों को किस तरह से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के विषय में बताता है और किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो भी प्रभाव है वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, तो इन सब के विषय में दोस्तों एक इतिहास का शिक्षक अपने छात्रों को सही ढंग से बताता है। भारत तथा विश्व के इतिहास के ज्ञान को के अतिरिक्त इतिहास शिक्षक के लिए आवश्यक है कि उसे इन दिनों इतिहास के कम से कम किसी एक युग का तो विशेष विस्तृत अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि वह अपने विद्यार्थियों को सूक्ष्म अध्ययन एवं अनुसंधान की वृत्ति विकसित कर सके। तो दोस्तों, किस तरह से अगर हम बात करें इंग्लैंड के क्रांति की, तो किस तरह से औद्योगिक युग का विकास हुआ, तो ये सारी चीज़ें छात्रों को बताने की आवश्यकता है कि किस तरह से, जो ऐसा नहीं है कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो केवल हमारे अपने देश के लिए या फिर उस जगह के लिए ही प्रभावी रहती हैं, वो धीरे धीरे पूरे विश्व को प्रभावित करती हैं। तो इस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई हैं उसके बारे में एक शिक्षक अपने छात्रों को बताए,
ये हो गया आपका 6 पॉइंट। अब हम देखते हैं नंबर 7 पॉइंट पर। दोस्तों यहाँ पर नंबर 7 पॉइंट है, शिक्षक के माध्यम से छात्रों को स्थानीय इतिहास के बारे में बताया जाता है कि किस तरह से यहाँ पे औद्योगिक धंधों का विकास हुआ, किस तरह से यहाँ पे रहन सहन था, किस तरह से खान पान था, किस तरह से लोग व्यवसाय करते थे, किस तरह से लोग अपने कार्यों को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो एक तरह से जब एक छात्र अपने स्थानीय इतिहास के विषय में जानता है तो धीरे धीरे वो अपने प्रदेश, अपने प्रांत, अपने राष्ट्र के विषय में भी जानने के लिए रुचि रखने लगता है। इतिहास शिक्षक को स्थानीय इतिहास के अध्ययन के अनुसंधान एवं विद्यार्थियों के समक्ष राष्ट्रीय भावना के अनुकूल उनकी व्याख्या करने में कुशल होना आवश्यक है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें, जो इतिहास का शिक्षक है वो स्थानीय इतिहास के अध्ययन के साथ अनुसंधान और विद्यार्थियों के समक्ष राष्ट्रीय भावना के अनुकूल उसकी व्याख्या करने में कुशल होना आवश्यक है। तो दोस्तों किस तरह से जो हमारा स्थानीय इतिहास है, उस स्थानीय इतिहास का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं हमारे देश से संबंधित है, और किस तरह से अनुसंधान के माध्यम से, अनुसंधान का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि रिसर्च के माध्यम से एक तरह से छात्र को यात्रा भ्रमण इतिहास से संबंधित जो भी स्थानीय ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर अपने छात्रों को भ्रमण पर ले जाए और वहाँ से संबंधित जो भी विषय वस्तु है उसके विषय में अध्ययन कराए, तो जिससे कि छात्र यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उसके विषय में जान पाएंगे और साथ ही वो अपने आप को इतिहास से कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया नंबर 7 पॉइंट। अब हम देखते हैं नंबर 8 पॉइंट पर। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 8 पॉइंट पर ज्वलंत घटनाओं का ज्ञान। तो दोस्तों इतिहास शिक्षक को देश विदेश में ज्वलंत घटनाओं का सतत अध्ययन करते रहना तथा उनका इतिहास से शिक्षण में समुचित संबंध स्थापित करना बड़ा आवश्यक है। इससे इतिहास से भूतकाल का एक नीरस विवरण मात्र न रहकर वर्तमान को समझने में एक जीवन शक्ति के रूप में उभर कर विद्यार्थियों के समक्ष आता है तथा उसके प्रति एक स्वस्थ अभिवृत्ति विकसित होने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास से संबंधित, एक इतिहास शिक्षक को देश विदेश में जो भी ज्वलंत घटनाएं हैं उन घटनाओं का इतिहास से किस तरह से संबंध है, किस तरह से जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो आज कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार के लिए या फिर अगर किसी तरह से उनका कोई क्षति होता है तो उसके बारे में बताना, और साथ ही उसका निर्माण कब हुआ, उसको किस राजा ने किस विजय की उपलब्धि में बनवाया। तो एक तरह से इस तरह से इतिहास से जोड़ते हुए आज की जो घटना उस वहाँ तक ले आना, वर्तमान समय की घटनाओं तक छात्र को कनेक्ट करवाना एक तरह से शिक्षक की बहुत बड़ी उसकी अपनी कुशलता होती है कि वो अपने छात्रों को किस तरह से इतिहास से भी कनेक्ट करेगा और वर्तमान से भी कनेक्ट करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, तो कुतुब मीनार के विषय में अगर एक शिक्षक अपने छात्रों को बता रहा है, जहाँ पे एक शिक्षक ऐतिहासिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों को वहाँ की चीज़ों के विषय में दिखा रहा है, और साथ ही वो बात करे तो वो किसने बनवाया था और किस तरह से बनवाया था, उसकी क्या उपलब्धि रही है, इन सब चीज़ों के विषय में बताने से कहीं ना कहीं शिक्षक वर्तमान से भूत को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा कि जो उस समय की कारीगरी थी वो किस तरह की थी। तो एक तरह से शिक्षक की ये कुशलता है कि वो अपने छात्रों को किस तरह से समझाए कि वो उस विषय के प्रति रुचि रखें और जानने का प्रयत्न भी करें। अब हम देखते हैं यहाँ पर नंबर 9 पॉइंट है। 9 पॉइंट पर है आपका नागरिक शास्त्र का ज्ञान। नागरिक शास्त्र का ज्ञान इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में अभिन्न संबंध है। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य राष्ट्र के लिए योग्य भावी नागरिकों का निर्माण करना है तथा इस दृष्टि से इतिहास के अध्ययन द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष आता है तथा उनके प्रति एक स्वस्थ अभिवृत्ति विकसित होने में सहायता मिलती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें नागरिक शास्त्र का ज्ञान, तो एक शिक्षक कहीं ना कहीं जो भी
भूतकाल की घटनाएं हैं और जो भी क्रांतिकारी नेता हुए हैं, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं और जो भी उनकी अपनी उपलब्धियां रही हैं, जो भी उनके अच्छे गुण रहे हैं, उन गुणों को अच्छे गुणों को और जो भी उनकी सफलताएं रही हैं, उन सब से एक शिक्षक अपने छात्रों को किस तरह से कनेक्ट करे कि वो उनसे प्रभावित हो और कहीं ना कहीं उनके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो, जिससे कि वो भावी जीवन में एक आदर्श नागरिक के रूप में आगे बढ़े। तो एक तरह से आदर्श नागरिक के रूप में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से एक अच्छे और उन्नतशील राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से जो इतिहास है वो नागरिकों के निर्माण करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें एक तरह से एक शिक्षक को जब नागरिक शास्त्र का ज्ञान होगा तभी वो इन सब चीज़ों के बारे में सही तरह से छात्रों को मोटिवेट कर पाएगा और छात्रों के स्वास्थ्य अभिवृत्ति विकसित करने में सहायता कर पाएगा। तो दोस्तों एक तरह से किस तरह से उनको मोटिवेट करना है कि वो अपने विषय में भी रुचि लें और साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व विकास हो, मानसिक विकास हो, तर्क शक्ति का विकास हो, इन सब चीज़ों का भी एक शिक्षक को ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 9 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं नंबर 10 पॉइंट। यहाँ पर 10 पॉइंट है अन्य संबद्ध विषयों का ज्ञान। अन्य कुछ ऐसे विषय हैं जिनका इतिहास से सीधा संबंध तो नहीं है, किंतु ऐतिहासिक प्रक्रिया को समझने के लिए उनका सामान्य ज्ञान इतिहास शिक्षण में अपेक्षित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास विषय की, तो कुछ विषय इतिहास से संबंधित हैं। जैसे अगर हम बात करें ऐतिहासिक घटनाओं के स्थानीयकरण हेतु भूगोल का ज्ञान, ऐतिहासिक स्रोत संदर्भों के अध्ययन हेतु पुरातत्व शास्त्र, मुद्रा विज्ञान, अभिलेख विज्ञान, अभिलेख संग्रहागार का समन्वय हेतु साहित्य एवं अर्थशास्त्र का ज्ञान और प्राचीन ऐतिहासिक युगों के अध्ययन हेतु मानव शास्त्र आदि का सामान्य ज्ञान इतिहास शिक्षक की कुशलता में अभिवृद्धि करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूँकि जो वर्तमान का भूगोल है वो भविष्य का इतिहास होगा और जो वर्तमान का भूगोल होने के साथ साथ अगर हम बात करें जो वर्तमान का जो आर्थिक व्यवस्था है, जो वर्तमान की राजनीतिक व्यवस्था है, वही सारी चीज़ें आगे चल कर के एक विषय के रूप में शिक्षक के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं जब एक शिक्षक को अन्य विषयों के भी ज्ञान होंगे तभी वो अपने छात्रों को इतिहास विषय से कनेक्ट कर पाएगा। जब उसे भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान होगा तभी वो इतिहास में अपने उन स्थलों को दर्शा पाएगा जो कि आज नाम चेंज हो चुके हैं। तो उस तरह से एक शिक्षक को वर्तमान स्थिति के साथ साथ भूत की भी स्थिति के बारे में अच्छे ढंग से तभी पता होगा जब वो भूगोल के विषय में जानेगा। तो एक तरह से भूगोल के विषय में जानने का मतलब बस यही है कि वो किस तरह से अपने विषय से अन्य विषयों का संबंध स्थापित करता है और उस संबंध को अपने छात्रों के साथ इतिहास के विषय के साथ कनेक्ट करता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें किस तरह से जो अभिलेख संग्रहागार का समन्वय हेतु साहित्य एवं अर्थशास्त्र का ज्ञान और प्राचीन ऐतिहासिक युगों के अध्ययन हेतु मानव शास्त्र आदि का ज्ञान, सामान्य ज्ञान जिसे कह सकते हैं, इतिहास शिक्षक की कुशलता में अभिवृद्धि करता है। तो ये सारे अगर एक शिक्षक के अंदर ज्ञान होंगे तो तभी वो अपने छात्रों को सही ढंग से अधिगम करा पाएगा और वो अपने शिक्षण कार्य को कुशलतापूर्वक कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको केवल पॉइंट लर्न करने की ज़रूरत है, बाकी सब तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि किस तरह से, चूँकि हम एक इतिहास के विद्यार्थी भी रह चुके हैं तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बस इस तरह से डिस्कस कर लेनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता है। डिस्कस करने से क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख चुके हैं अन्य संबद्ध विषयों का ज्ञान
इसके पहले दोस्तों हम देखे भी थे कि जब इतिहास का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, वही चीज़ें इसमें तो लिखनी है कि किस तरह से अन्य विषयों के साथ इतिहास का सहसंबंध स्थापित करके एक शिक्षक अपने शिक्षण की कुशलता के माध्यम से छात्रों को ये बता सकता है कि अलग अलग विषयों का संबंध होते हुए भी इतिहास से अपनी एक अलग पहचान बना करके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। तो दोस्तों आपका 10 पॉइंट हो चुका। नंबर 11 पर देखते हैं। यहाँ पर नंबर 11 पर है विषय में निष्ठा। एक शिक्षक के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि वो अपने विषय में कितना डेडिकेट है, वो अपने विषय के प्रति कितना समर्पित है और कितनी निष्ठा के साथ वो अपने विषय को अच्छे ढंग से छात्रों को समझाता है। एक तरह से वो कितने अच्छे ढंग से शिक्षण कार्य करता है। तो यहाँ पर हम बात करें उपरोक्त विशेषताओं के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण गुण एक इतिहास शिक्षक में होना चाहिए वह है अपने विषय के प्रति पूर्ण निष्ठा। कि एक शिक्षक अपने विषय के प्रति जितना ज़्यादा ज्ञानवान होगा उतना ही अगर उसके अंदर निष्ठा है तो वो और अच्छे ढंग से अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है। निष्ठा के अभाव में विषय के प्रति लगन और उत्साह नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य है अगर एक शिक्षक डेडिकेट होकर के नहीं कार्य करता है तो कहीं ना कहीं वो जो लगन और उत्साह एक शिक्षक में दिखाई देना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं दिखेगा और एक तरह से जो उसे सजीव एवं उपयोगी बनाने में सहायक होते हैं। तो एक तरह से वो अपने शिक्षण कार्य को किस तरह से रुचिकर बनाए जिससे कि उसका शिक्षण कार्य प्रभावशाली हो और साथ ही जो उसके छात्र हैं वो शिक्षण में एक तरह से शिक्षण अधिगम में रुचि लें। इसके लिए एक शिक्षक को अपने विषय के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि किस तरह से वो अपने छात्रों को वर्तमान से कनेक्ट करते हुए उस बिंदु तक ले जाने का प्रयास करे जहाँ पर जिस पाठ्य वस्तु को उसे समझाना है। यहाँ पर हम बात करें निष्ठाहीन शिक्षक इतिहास को एक नीरस रटने मात्र का विषय बना देता है जिससे विद्यार्थी में विषय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है तथा जनसाधारण में भी इतिहास विषय की पाठ्यक्रम में उपयोगिता पर संदेह होने लगता है। तो दोस्तों एक तरह से यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, मुझे आपसे एक बार हम शेयर कर रहे थे कि किस तरह से जब हम लोग 7th में थे तो हमारे जो सर थे वो हम लोग को किस तरह से रटाते थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग इतने दहशत में रहते थे कि अब उनको हम लोग काफ़ी उनकी हाइट लंबी थी तो उनको हम लोग लंबू सर बोलते थे कि लंबू सर का जैसे ही उनकी बेल आने वाली रहती थी सारे बच्चे बिल्कुल दहशत में हो जाते थे क्योंकि जो इतिहास के क्वेश्चन रहते थे, चूँकि जो रटने वाली प्रथा थी ना वो हम लोग को एक दहशत में ला देते कि रटना है ये सारी चीज़ें अगर याद नहीं रहेगी तो बहुत डंडे पड़ेंगे। तो एक तरह से और दूसरी बात क्लास में खड़ा कर देते थे जहाँ पर अब जब को एजुकेशन रहता था ऐसा थोड़ी ना था कि 7th ईयर तक बच्चे थोड़ा मैच्योर हो जाते तो एक तरह से सबको शर्म भी आती थी कि अगर सर डंडा मारेंगे तो सारी लड़कियां हंसेंगी, अगर कहीं लड़कों को डंडा पड़ेगा या फिर अगर लड़कियों को डंडा पड़ेगा तो लड़के हंसेंगे। एक तरह से ये सारे हम लोग सोचते हैं अभी छोटे, अब जब बचपन की बातें सोचो तो बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से वो सारी चीज़ें रिकॉल होने पे अच्छा लगता है कि किस तरह से बचपन में इस तरह से भी हम लोग इतने छोटे थे फिर भी इतनी मैच्योरिटी थी कि जब भी कुछ होता था तो सब पहले हंसते थे, उसके बाद सब अपने आप को शर्म भी महसूस करते थे कि हमें कभी भी सर डांटे ना या कभी एक तरह से लोग इंसल्ट फील करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो विषय में निष्ठा एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि किस तरह से वो अपने विषय के प्रति डेडिकेट होकर के अपने छात्रों को इस तरह से पढ़ाए जिससे कि वहाँ पर छात्रों को रटने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि जब रटने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है ना तो वो उस विषय से छात्र को डर लगने लगता। दोस्तों बहुत सारे छात्र थे क्लास के जो बिल्कुल डरते थे कि ये विषय ना पढ़ना पड़े क्योंकि वो चीज़ें उनको याद नहीं होती थी। आपको हम बता रहे थे एक दिन कि किस तरह से सब डर के मारे बिल्कुल क्लास में
जैसे ही सबको पता चलता ना लंबोसर की बेल आने वाली है, सब बहुत दहशत में हो जाते थे। तो एक तरह से ये नहीं होना चाहिए। अभी एक अब जैसे हम लोग एक छात्र के रूप में ये सारी चीज़ें रियलाइज कर चुके हैं, तो अब हमें ये हमेशा अपने आप को अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट लाना है कि जो चीज़ हम लोगों ने महसूस की थी अब वो हमारे विद्यार्थी ना महसूस करें। हमारे विद्यार्थी इस विषय को रुचि लेकर के पढ़ें और साथ ही उन्हें ये खुशी हो कि हमारे ये शिक्षक आने वाले हैं और अब ये जानकारी हमें और अच्छे ढंग से वही चीज़ें और रुचिकर तरीके से हम कैसे बता सकते हैं, ये एक शिक्षक को हमेशा चिंतन मनन करते रहना चाहिए। तो दोस्तों वो चीज़ें हमारे अंदर विकसित करनी है हमें, ये हमें हमेशा नवाचार की तरफ भी ले जाएंगी और साथ ही हमारे शिक्षण को किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए, किस तरह से रुचिकर बनाया जाए, ये हमें खुद सोचना और विचारना पड़ेगा। क्योंकि एक शिक्षक प्रभावशाली शिक्षण तभी कर सकता है जब उसके अंदर उतने अपने विषय के प्रति निष्ठा होगी, समर्पण होगा और साथ ही उस विषय का ज्ञान होगा। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो 11 पॉइंट आपका हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, जन साधारण में भी इतिहास विषय के पाठ्यक्रम में उपयोगिता पर संदेह होने लगता है। तो दोस्तों कभी कभी जब इस तरह से जो बच्चे होते हैं ना वो डर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग होते हैं उनको ये लगता है कि ये विषय इस तरह से क्यों पढ़ाया जाता है, इसका क्या उपयोगिता है, कि पहले के राजा किस तरह के थे या उनकी लड़ाई किस तरह हुई थी, उन्होंने उपलब्धि क्या हासिल की, इन सब चीज़ों से बच्चों को क्या लेना है। एक तरह से जब बच्चों को रटना ना पड़े, बच्चे सहज रूप से उसको समझें, तो एक तरह से जो जन साधारण है वो भी संतुष्ट होगा और जो छात्र होंगे वो भी संतुष्ट होंगे। तो ये आपका 11 पॉइंट हो गया। आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से तो नहीं भूलेंगी, क्योंकि दोस्तों ये आप लोग के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है कि आपके साथ कोई डिस्कस करने वाला मिला है। कि हमारे टाइम पे तो इस तरह का ना ही इतनी ज़्यादा नेट की सुविधा होती थी, ना ही कोई डिस्कस करने वाले टीचर होते थे। खुद से ही आपको जितनी स्टडी कर पाओ कर लो। और क्लास में भी कभी तो मुझे नहीं याद है कि क्लास वगैरह बहुत अच्छे ढंग से चली हो। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है कि आपको कुछ तो डिस्कस करने से आपको ये सारी चीज़ें मुश्किल कम हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आपको इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर आपको ये अवसर मिल रहा है तो आप उसका लाभ जरूर उठाइए। अब हम देखते हैं नंबर 12 पर। नंबर 12 पर है आपका सतत अध्यवसाय। केवल शैक्षिक योग्यता इतिहास शिक्षण के लिए पर्याप्त नहीं होती, अध्यापक का सतत अध्यवसायी होना भी महत्वपूर्ण है। विषय की सर्वांगपूर्णता एवं परिवर्तित ज्ञानार्जन की दृष्टि से इतिहास शिक्षक को अपने विषय का निरंतर अध्यवसाय करते रहना चाहिए। इससे उसे इतिहास के प्रामाणिक ग्रंथों अध्यवसाय से क्या तात्पर्य है कि अगर कोई एक शिक्षक है जो कि इतिहास का शिक्षक है, ऐसा नहीं है कि उसने प्रशिक्षण ले लिया तो वो बिल्कुल उसके अंदर उसने इतिहास विषय को पढ़ लिया तो उसके अंदर पूर्ण ज्ञान हो गया, बल्कि एक शिक्षक जो होता है उसे निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि उसे हमेशा नवीन ज्ञान की ज़रूरत होती है अपने छात्रों को सही ढंग से पढ़ाने, समझाने और अधिगम कार्य कराने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक इतिहास शिक्षक की, तो उसे अपने इतिहास के प्रामाणिक ग्रंथों एवं शोध सामग्री का यथासंभव अवलोकन कर अपने ज्ञान को अद्यतन बनाए रखने का सदैव प्रयास करना चाहिए। नवीन यहाँ पर बस क्या कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षक के अंदर नवाचार होना चाहिए कि वो किस तरह से अपना जो भी विषय है उसमें नवीनता लाए और अलग अलग प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से जो भी उसने शिक्षण कार्य किया, उन शिक्षण कार्यों में जो भी चीज़ें वो नए ढंग से बता सके, उसको उन सब चीज़ों को सीखने की आवश्यकता होती है। इस तरह से सतत अध्यवसाय यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब यही है कि बस वो शिक्षक जो है वो अलग अलग ग्रंथों, अलग अलग प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से अपने आप को नवाचार के माध्यम से अपने शिक्षण कार्य में नवीनता लाए। तो दोस्तों ये आपका 12 पॉइंट तक हो गया है।
अब हम देखते हैं नंबर 13 पॉइंट। दोस्तों नंबर 13 पॉइंट पर है अनुसंधान अभिवृद्धि। अनुसंधान अभिवृत्ति अध्यवसायी होने के अतिरिक्त यदि इतिहास शिक्षक में ऐतिहासिक अनुसंधान की अभिवृत्ति विद्यमान हो तो वह अपने विषय के निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया का स्वयं भी अभ्यस्त हो जाता है और अपने विद्यार्थियों को भी उससे अवगत करा सकता है। यह वैज्ञानिक प्रक्रिया का स्रोत संदर्भों पर आधारित ऐतिहासिक तथ्यों की खोज, संग्रह, वर्गीकरण तथा उनकी व्याख्या निहित होती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, एक शिक्षक अगर नवाचार से प्रेरित है तो कहीं ना कहीं वो अपने शिक्षण कार्यों में वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग अवश्य करेगा और उसके माध्यम से वो अपने छात्रों को भी तर्क शक्ति के माध्यम से वैज्ञानिकता पर आधारित जो भी प्रमाण प्रस्तुत हैं उनके विषय में उन्हें जानकारी देगा, जिससे छात्रों के अंदर भी ऐतिहासिक तथ्यों की खोज, संग्रह, वर्गीकरण और उनकी व्याख्या, इन सब के विषय में वो सही ढंग से अधिगम कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमने 13 पॉइंट तक देख लिए हैं। अब हम चलते हैं, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर 14 नंबर, ऐतिहासिक भ्रमण एवं पर्यटन में रुचि तथा सक्रियता। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर कि किस तरह से जो एक शिक्षक है, जिसमें अगर हम उसके विषयगत गुण की बात करें तो वो अगर इतिहास विषय का शिक्षक है तो वो अपने अंदर ऐतिहासिक भ्रमण और पर्यटन में रुचि तथा सक्रियता के गुण किस तरह से उसके अंदर होने चाहिए कि जिससे कि वो अपने छात्रों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षण प्रदान कर पाए। तो दोस्तों जो इतिहास का शिक्षक होता है कहीं ना कहीं ऐतिहासिक चीज़ों को बताने के लिए छात्रों को पुरातत्व से संबंधित और साथ ही जो प्राचीन शिलालेख हैं, प्राचीन इमारतें हैं, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल हैं, उनके विषय में भ्रमण के माध्यम से छात्रों को सही और सटीक जानकारी दे सकता है। तो उसके लिए उसे खुद भी इस विषय में रुचि रखनी होगी कि वो भ्रमण पर जाए और अपने छात्रों को विद्यालय के परमिशन के माध्यम से ले जाए और छात्रों को एक एक चीज़ों के बारे में सही ढंग से जानकारी दे और छात्र भी इन सब चीज़ों को सही ढंग से जाने, सुने और समझे। तो इतिहास के अध्ययन से अपने देश, प्रांत एवं प्रदेश के उन स्थलों के दर्शन की जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक है जो ऐतिहासिक महत्व के रहे हों। तो दोस्तों शिक्षक जो कि एक इतिहास की शिक्षक की अगर हम बात करें तो उसका ये कर्तव्य और दायित्व भी होता है कि वो अपने छात्रों को ऐसे ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण पर ले जाए जहाँ पर जो ऐतिहासिक स्थल महत्वपूर्ण रहे हों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी और साथ ही उनकी जो भी स्थान रहा है देश की ऐतिहासिकता के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें इसके अतिरिक्त ऐसे स्थलों, भवनों और भग्नावशेषों और संग्रहालय एवं संग्रहित अवशेषों को देखने से तत्कालीन ऐतिहासिक ज्ञान को सजीव बनाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब एक शिक्षक के माध्यम से छात्रों को ऐतिहासिक भ्रमण पर ले जाया जाता है तो कहीं ना कहीं छात्र जो ज्ञान प्राप्त किए रहते हैं, चाहे वो पुस्तकीय ज्ञान हो या फिर शिक्षक के माध्यम से दिए गए ज्ञान, तो उन सब विषयों से छात्र अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है। उन सारे जो भी ज्ञान है जो शिक्षक के माध्यम से उस विषय में प्रोवाइड किए गए हैं उन ऐतिहासिक इमारतों के विषय में, तो वहाँ पर छात्र अपने आप को वर्तमान जो भी दृश्य देख रहा उस दृश्य से कनेक्ट करने की कोशिश करता और कहीं ना कहीं वो तर्क शक्ति के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस तरह की जो भी व्यवस्था रही हो किस तरह से रही होगी। इतिहास शिक्षक को ऐसे सामुदायिक स्रोतों का भ्रमण एवं उनके उपयोग पर बल देना चाहिए जिसका ऐतिहासिक मूल्य हो। तो दोस्तों एक इतिहास शिक्षक जो है वो अपने छात्रों को किस तरह से ऐसे भ्रमण पर ले जाए जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है और जो कहीं ना कहीं देश के इतिहास को गौरवान्वित महसूस करते हों।
तो दोस्तों इस तरह से आज हमने देखा कि एक शिक्षक के विषयगत गुणों में कौन कौन से गुण महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से 14 गुण कौन कौन से हैं, जिसमें आपका पहला गुण है शैक्षिक योग्यता, और दूसरा गुण है प्रशिक्षण योग्यता, और तीसरा गुण है पाठ्यक्रम सहगामी प्रवृत्तियों में रुचि, जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो कि जयंती समारोह, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्व, भ्रमण और चलचित्र प्रदर्शन, मानचित्र, समय रेखा, मॉडल, युद्ध योजना, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के माध्यम से छात्र अपने छात्रों को पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों में रुचि रखने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों इसके अलावा नंबर 4 पॉइंट था प्रयोग एवं प्रयोजन में रुचि, व्यावसायिक निष्ठा एवं अभिवृत्ति, और नंबर 6 पर है विश्व इतिहास का ज्ञान होना चाहिए उस शिक्षक को, और स्थानीय इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, ज्वलंत घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। एक तरह से ज्वलंत घटनाओं का ज्ञान यहाँ पर किस तरह से जो शिक्षक है वो वर्तमान समय में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित उसके विषय में, और साथ ही नंबर 9 पर हम देखें नागरिक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, अनुसंबद्ध विषयों का ज्ञान होना चाहिए, और विषय में निष्ठा, सतत अध्यावसाय, अनुसंधान, आवृत्ति, और लास्ट पॉइंट हम देख रहे हैं ऐतिहासिक भ्रमण एवं पर्यटन में रुचि तथा सक्रियता। तो इस तरह से ये 14 पॉइंट है दोस्तों जो आप शिक्षक के इतिहास शिक्षक के गुण और विशेषताओं के विषय में लिख सकते हैं, और इसको चेंज करके भी पूछ सकता है कि इतिहास शिक्षक के विषयगत गुण क्या हैं और इतिहास शिक्षक की विशेषताएं क्या हैं, इतिहास शिक्षक के इसके अलावा गुण क्या हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इतिहास शिक्षक के सामान्य गुण, तो दोस्तों इस तरह से आपके वो 6 पॉइंट और ये 14 पॉइंट आप अगर इसको याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें से कोई मिस भी करेंगे तो ये सारे पॉइंट आप उसमें कवर कर ले जाएंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमसे जुड़ने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद।